नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार्टअप मंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है और जब फेस्टिव सीजन की शुरुआत होती है तो ई कॉमर्स कंपनियों की बल्ले बल्ले हो जाती है और ई कॉमर्स की दुनिया में जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है उसने पूरी तरह से तहलका मचा रखा है। चाहे अमेजॉन हो, चाहे फ्लिपकार्ट, हर तरफ ऑफर्स की भरमार और किस तरह से ये कस्टमर विजिट बढ़ा रहे हैं और किस तरह से ये आगे बढ़ रहे हैं, ये वाकई एक तरह की अलग तरह की ग्रोथ स्टोरी देखने को मिल रही है। अब इससे अलग फिनटेक कंपनियों की अगर हम बात करें तो फिनटेक कंपनियां भी, चूंकि जब आपकी ज़रूरतें बढ़ती हैं, जब आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है, खरीदने की क्षमता बढ़ती है, तब आपको कर्ज, लैंडिंग, डिजिटल पेमेंट, इन सभी का सहारा लेना पड़ता है। और इस दिशा में फिनटेक कंपनियां भी बहुत अहम किरदार, बहुत अहम रोल निभा रही हैं। आज इन्हीं दो पहलुओं पर चर्चा करेंगे अपने फेस्टिव सीजन के इस मंत्रा में। लेकिन सबसे पहले अपने सहयोगी शरद के पास चलते हैं। शरद लेकर आए हैं कि आखिर फेस्टिव सीजन में किस तरह से ये जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनका कारोबार बढ़ रहा है और किस तरह से ये स्टार्टअप्स आगे बढ़ रहे हैं। ओवर टू यू शरद। जी बिल्कुल, हम लोग जो है ऑनलाइन मंत्रा जो फेस्टिव सीज़न की शॉपिंग है उस पे फोकस करने वाले हैं। किस तरह ऑनलाइन शॉपिंग हुआ है, किस तरह डिमांड ट्रेंड्स देखने मिले, और इस रिसर्च में जो है हमने देखा है फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन में कैसी मूवमेंट्स देखने मिल रही है। फ्लिपकार्ट के बारे में सबसे पहले बात करें तो उनकी एक बड़ी सेल होती है बिग बिलियन डे सेल्स, वहाँ पे खास शॉपिंग ट्रेंड्स नज़र आए हैं। उसके थोड़े डिटेल्स बता दें। ये 10th एडिशन था और यहाँ पे देखें तो लगभग ये 1.4 करोड़ कस्टमर्स की जो है ओवरऑल विजिट देखने मिली है और ये आंकड़े जो है ये बहुत बड़े हैं। लेकिन याद रखिए जो सेलर्स है इस फेस्टिव सीजन में उनकी तुलना में देखें तो लगभग 2.5 गुना से ज़्यादा जो है इंक्रीज़ देखने मिला है बिजनेस में। और ये अगर कंपेयर करें तो ये प्री फेस्टिव पीरियड के लिए रहेगा। एंड ऑफ कोर्स याद रखिए, एक तो हमने बात कर ली आपकी फ्लिपकार्ट की, लेकिन अमेज़ॉन भी फोकस में रहेगा। उनका भी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल था और पहले दिन अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 10 करोड़ से अधिक ग्राहक देखने मिले थे। और याद रखिए ये पहला ही दिन था जहां पे इनका ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सीजन सेल देखने मिला था। अब बात करेंगे कि ये ओवरऑल डिमांड कहाँ से आ रही है, क्योंकि ये बहुत एक इंटरेस्टिंग पार्ट होती है कि ऑलरेडी हमने देखा कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, इन्होंने जो है शानदार अपडेट्स दिखाए हैं जब उनके सेल्स देखने मिल रहे हैं। कुछ होते हैं एंड ऑफ सीजन सेल्स, कुछ होते हैं फेस्टिव सीजन सेल्स। तो हम जो है फेस्टिव सीजन सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि कहाँ पे यहाँ डिमांड्स देखने मिल रही है। और एक एक करके मैं बताता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्यों रहती है। प्रीमियम स्मार्टफोन्स, स्पेशली आईफोन्स, यहाँ पे देखेंगे ईएमआई स्कीम्स रहती हैं और ऑनलाइन जो है यहाँ पे बिकवाली देखने मिलती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग ब्रांड्स ले लीजिए, सैमसंग, एप्पल, ये सारे ब्रांड्स में जो एक अच्छी डिमांड देखने मिलती है। कुछ पुराने वर्जन्स भी रहते हैं आपके मोबाइल के जो है प्राइसेस गिर जाते हैं तो उसमें जो है पब्लिक जो है बाई करती है। एलईडी टीवीज़, ये जो है यहाँ पे एक्सपेंशन बहुत देखने मिला है। और याद रखिए जो दाम है उसमें भी जो है गिरावट देखने मिली है। और आगे जाते हुए जो प्राइस इरोजन होती है उसके कारण जो एलईडी टीवीज़ होती है, QLED टीवीज़ होती है, इसमें डिमांड बहुत देखने मिलता है। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी फेस्टिव सीजन में एक डिमांड देखने मिलता है, जैसे कि जूसर, मिक्सर हुआ या इलेक्ट्रॉनिक केटल्स हुए। ये जनरली जो होते हैं छोटे मोटे कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जो किचन में यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा फुटवेयर और घड़ियाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आप कह सकते हैं प्रीमियमाइजेशन हो या एक वैल्यू बाय हो, इन सब में जो है ओवरऑल बाइंग देखने मिलती है। अब जो है ब्रांड्स भी होते हैं शॉपिंग के और नॉन ब्रांड्स भी होते हैं शॉपिंग के। लेकिन एक सवाल उठता है कि कितना बड़ा मार्केट है ये ऑनलाइन शॉपिंग का, भारत के ई कॉमर्स मार्केट का। अगर इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले जो ऑनलाइन सेल्स होती है इस साल जो है ऑनलाइन सेल्स ऑलमोस्ट 18 से लेके 20% तक बढ़ सकती है। 90,000 करोड़ का पहुंचने की उम्मीद है, ये रेड सी के जो रिपोर्ट है वो कह रहे हैं। और याद रखिए जो CAIT है, जो एक ट्रेडर्स की बॉडी होती है CAIT, उन्होंने भी एस्टिमेट किया है कि इस फेस्टिव सीजन में 3 लाख करोड़ का कारोबार होने का उम्मीद है। लास्ट ईयर के आंकड़े हमने देखे तो 2.75 लाख करोड़ थे, तो इस बार जो है और बड़ा होने वाला है। और याद रखिए फेस्टिव सीजन के बाद एक वेडिंग सीजन भी आता है जो एक टाइप से एक्सटेंशन होती है। तो यहाँ पे जो है बहुत कंजम्पशन देखने मिलता है और ज़्यादा कंजम्पशन लेवल्स देखने मिलती है। और आखिर में बात करूँगा भारतीय ई कॉमर्स के बारे में, जहाँ पे 2030 तक जो है 5 गुना बढ़ सकता है, 300 बिलियन अरब डॉलर्स के। और याद रखिए जो ओवरऑल जो ई कॉमर्स सेगमेंट है यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत देखने मिल रही है। स्टार्टअप्स आ गए हैं, इंस्टाग्राम के शॉप्स है, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस हैं। तो एज अ कंज्यूमर आपको बहुत तरीके से जो है आप कंजम्पशंस कर सकते हैं। और अब जो है फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुकी है, नवरात्रि स्टार्ट हो गया है, महालया आ चुकी है। अब जो है अब देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स देखने मिल सकते हैं कंजम्पशन स्पेस में। और इसके कारण जो है फेस्टिव सीजन पे हमारी ये पूरी स्टार्टअप मंत्रा आपके लिए लाए हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शरद आपका इस अहम जानकारी के लिए। आपने बेहतरीन रिसर्च के ज़रिए हमें बताया कि आखिर ये पूरा इकोसिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। चलिए अब शो में अपने दो खास मेहमानों को हम जोड़ते हैं। हमारे साथ हैं शिखर अग्रवाल, आप हैं चेयरमैन BLS ई सर्विस के, और इसके साथ ही हमारे साथ हैं विनीत सिंह साहब, को फाउंडर और CEO कैस्लर के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले इस चर्चा की और इस बातचीत की मैं शुरुआत करूंगा अपने सबसे पहले गेस्ट शिखर अग्रवाल से। शिखर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो अपनी कंपनी के बारे में बताइए, आप किन प्रोडक्ट में डील करते हैं, किस तरह की सर्विसेज आपकी ओर से ऑफर की जा रही हैं, ज़रा उसके बारे में बताएं। बिल्कुल, मैं शुरुआत ये करना चाहूँगा BLS ई सर्विसेज का। पहले आपको रेवेन्यू बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर हम लोगों ने 200 से ज़्यादा करोड़ रुपए का रेवेन्यू करा था BLS ई सर्विसेज के अंदर, और हमें 140% से ज़्यादा की ग्रोथ मिली थी। तो ये कंपनी 20% रेवेन्यू BLS इंटरनेशनल का, जो हमने लास्ट ईयर 1500 करोड़ करा था, उसका 20% लगभग रेवेन्यू BLS ई सर्विसेज से आता है। ये कंपनी की आज की डेट में 50,000 से ज़्यादा सेंटर्स हो गए हैं इंडिया के अंदर, जिसके अंदर हम ई गवर्नेंस का काम करते हैं। तो ई गवर्नेंस के अंदर क्या होता है कि अलग अलग स्टेट्स में हमें अलग अलग सिटीजन सर्विस आउटसोर्स हुई हुई है। जैसे हम बात करें यूपी, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटका, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हम चला रहे हैं जहां पे बर्थ सर्टिफिकेट रिन्यूअल या आर्म्स लाइसेंसेज या आधार कार्ड की अलग अलग टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं। और दूसरा काम इसके अंदर ये है बैंकिंग करस्पॉन्डेंस का। तो अगर हम बात करें, हम लोग अलग अलग बैंक्स के BC हैं। जैसे SBI के हम नेशनल BC हैं इंडिया के अंदर, हमारे 15,000 से ज्यादा सेंटर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंडिया के अंदर। उसके अलावा हमने काफी सारे और बैंक्स के साथ भी टाई अप कर लिया है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, करूर व्यासा बैंक्स, और काफी प्राइवेट बैंक्स के साथ भी काम करना स्टार्ट कर दिया है, जैसे HDFC या ऑल अदर बैंक्स। तो इसके अंदर सर्विसेज जो जो बैंक के अंदर प्रोवाइड होती हैं, वो सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, तो ये वो सर्विसेज हैं और प्रोडक्ट्स हैं जिसमें शिखर डील करते हैं और जो कस्टमर्स को वो ऑफ़र कर रहे हैं, और इसमें बहुत बड़ी भूमिका इनके डिजिटल स्टोर्स की है। शिखर, मैं आपके डिजिटल स्टोर जो पैन इंडिया हैं उनके बारे में ज़रा जानना चाहूँगा, और किस तरह से फेस्टिव सीज़न में डिमांड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। तो जैसे आप जानते हैं, हम लोगों की रीच काफी इंडिया के अंदर हो गई है, तो इन सेंटर्स के अंदर काफी फुटफॉल आती है। डेली के 6 से 7 लाख आदमी इन सेंटर्स पे आ रहे हैं, जो हमारे सिटीजन सर्विस और बैंकिंग करस्पॉन्डेंट बिजनेस में लोग आ रहे हैं अलग अलग सर्विसेज लेने के लिए, जो हमें एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नमेंट से मिले हुए हैं और आउटसोर्स्ड हैं। तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि ये लोग जो आ रहे हैं, इनको और कौन सी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए हमने डिजिटल स्टोर्स काफी सारे इन सेंटर्स पे स्टार्ट करे हैं, जहाँ पे हम अलग अलग टाइप की चीजें, जैसे टीवीज, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स, हमने कार कंपनी के साथ भी टाई अप करा है। अब हम FMCG प्रोडक्ट्स भी चालू करने वाले हैं। तो लोगों को जो ये डिमांड है, हम इन डिजिटल सेंटर्स के थ्रू फुलफिल कर रहे हैं। हमारे पास कैप्टिव फुटफॉल आ रही है, कंज्यूमर बेस है। अब उनको हम क्या क्या अपसेल कर सकते हैं प्रोडक्ट साइड में, जिसमें हम ये सब चीजें कर रहे हैं, और सर्विसेज साइड में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। शिखर, फेस्टिव सीज़न वाला सवाल थोड़ा सा अधूरा रह गया, उसका जवाब थोड़ा अधूरा रह गया। मैं इसको थोड़ा और अलग तरीके से देखूं तो किन कैटेगरीज में, आप बहुत सारी कैटेगरीज में डील करते हैं, तो किन कैटेगरीज में डिमांड ख़ासतौर पे फेस्टिव सीज़न में दिख रही है और कहाँ पर ज़्यादा फोकस है? बिल्कुल, देखिए, हमारे लिए बिजनेस बहुत नया है। हमने अभी एक दो तीन महीने पहले ही ये सर्विसेज स्टार्ट करी हैं बेचनी। तो हमें जो ट्रेंड दिखता है, काफी ज्यादा सेल टीवी की हो रही है इस फेस्टिव सीजन में हमारे सेक्टर से, प्रिंटर्स की हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स की हो रही है, गाड़ियों की काफी बुकिंग आ रही है। तो अलग, और अभी हमने रिसेंटली FMCG चीजें भी स्टार्ट करने के लिए हमने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं। तो हमें इन सब चीजों में काफी ज्यादा ग्रोथ दिख रही है। शिखर, जरा अपनी कंपनी के आगे के फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताइए। IPO को लेकर काफ़ी चर्चा है, उस बारे में कहाँ तक बात पहुँची है, किस स्टेज में है वो फिलहाल? देखिए, जैसे आप जानते हैं, BLS ई सर्विसेज में हमें कम से कम 140% की ग्रोथ मिली है कंपेयर टू लास्ट ईयर। काफी हमने इसमें कंपनी भी एक्वायर करी थी, जीरो मास, जो 150 करोड़ की एक्विजिशन थी, हमने लास्ट ईयर करी थी। और अब हम इस कंपनी का
एक इसको हमने सेपरेट सब्सिडरी बन गई है बीएलएस इंटरनेशनल की, और बीएलएस ई सर्विसेज के अंदर सारा बिजनेस आ गया है। और ये कंपनी का हमने डीआरएचपी भी फाइल कर दिया है आईपीओ लॉन्च करने के लिए। तो हमें लगता है और 3-4 महीने का टाइम लगेगा आईपीओ, या 2-3 महीने, जब भी सभी का अप्रूवल आता है। हम इसके अंदर 2.41 करोड़ शेयर प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट करेंगे, जो पैसा सारा कंपनी के अंदर आएगा। आफ्टर लिस्टिंग भी ये बीएलएस इंटरनेशनल की सब्सिडरी ही बननी रहेगी, और इस पैसे का यूटिलाइजेशन हम ग्रोथ में करने वाले हैं कंपनी की। हमें लगता है कि आने वाले टाइम में और काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ई सर्विसेज में आ रहे हैं, सिटीजन सर्विस बिजनेस में, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बिजनेस में। हमने अभी नए नए टेंडर्स, जैसे पीएसबी अलायंस का बिजनेस भी जीता है। तो हमें पैसा उन टेंडर्स में डिप्लॉय करने के लिए, सेंटर्स खोलने के लिए टेक्नोलॉजी में लगाना पड़ेगा। और हम देखते हैं इस सेक्टर में एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज भी काफी आ रही हैं, तो हम इस पैसे का यूटिलाइजेशन एक्विजिशन में भी करना चाहेंगे। तो हमें लगता है कि इन सब चीजों से काफी हमें बीएलएस ई सर्विसेज में आने वाले टाइम में काफी ग्रोथ मिलनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बेहतर तरीके से शिखर आपने तमाम बातें रखी, और इन सारी बातों का एक जो निचोड़ निकलता है वो ये है कि बहुत बेहतर तरीके से जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं। आपको आपके कंपनी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आगे की ग्रोथ के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए अब अपने दूसरे गेस्ट को शामिल करते हैं। हमारे साथ विनीत जी जुड़ चुके हैं। विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले ज़रा बताइए कि भारत में जो फिनटेक इंडस्ट्री है, इसका जो पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, इसकी ग्रोथ कैसी है और ये पूरा इकोसिस्टम किस तरह से काम कर रहा है? देखिए, पिछले एक दशक में the seeds of fintech have been, you can say, sown in India, and जो पिछले एक दशक में एंड कोविड के कारण अनफॉर्चुनेटली, बट फिनटेक के लिए काफी अच्छा था। जो अडॉप्शन हुई है वो ह्यूमंगस हुई है, एंड इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट, सबसे बड़ा फिनटेक मार्केट बन गया है ऑन द पेमेंट साइड। सो बट अभी भी हमारा देश इतना बड़ा है और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इतनी है कि दैट फिनटेक इज जस्ट अबाउट गेटिंग स्टार्टेड इन इंडिया। वी हैव जस्ट स्टार्टेड स्क्रैचिंग द सरफेस। सो फिनटेक की ग्रोथ तो अनलिमिटेड है। ऑलमोस्ट हर बड़ी कंपनी इन द नेक्स्ट 10-15 years विल बी डूइंग फिनटेक ऑल्सो इन सम और द अदर वे। सो वाई? बिकॉज हमारा देश बड़ा है, थोड़ा गरीब देश भी था, अब हम धीरे धीरे डेवलप्ड हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, अमीर देश बन रहे हैं। जो कंजम्पशन है, पर कैपिटा इनकम है, वो सारी बढ़ रही है धीरे धीरे। एंड एक क्रेडिट स्टाफ भी हमारा कंट्री है कि बहुत लोग अभी भी ऐसे हैं, बहुत छोटे बिजनेसेस अभी भी ऐसे हैं, व्यापारी ऐसे हैं जिनको लोन नहीं मिलता है, जो अभी भी 2-3%, 4% पर मंथ पे क्रेडिट लेते हैं। सो हर कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपने कस्टमर्स के बेनिफिट के लिए, इन सम वे और द अदर फिनटेक को embrace करेगी over the next decade or decade and a half in that sense. So fintech growth is unlimited. The potential is humongous. बिल्कुल। विनीत जी, ज़रा हमें ये बताइए कि आपकी कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट और सर्विस में डील करती है, और ये भी बताइए कि कोई भी स्टार्टअप एक आइडिया होता है, तो ये आइडिया कहाँ से आया और इसके पीछे की सोच क्या थी? जी, सो कैसलर का आइडिया मुझे कोविड की बिगिनिंग में आया कि जैसे जैसे कोविड बढ़ता गया वैसे वैसे हमने देखा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन पेमेंट्स बढ़ती गई और वैसे वैसे फ्रॉड भी बढ़ने लगा। ओके, माइक्रोसॉफ्ट के एक रिपोर्ट के हिसाब से 2020-21 में भारत में $20 बिलियन का फ्रॉड हुआ है खाली पेमेंट साइड पे। सो तब मुझे ध्यान आया, and I became a student of fraud in a way that despite all the advancement in technology and payments technologies, peer-to-peer transactions में fraud अभी भी बहुत prevalent है। And धीरे धीरे from peer-to-peer, that is consumer to consumer, हमने ये enterprise services में भी देखा कि वहाँ पे भी fraud काफी प्रचलित है। अगर आप देखें तो अभी भी 2023 में भी इंडिया का जो रैंकिंग है from ease of doing business, वो काफी बुरा रैंकिंग है, इतना अच्छा रैंकिंग नहीं है। और वो रैंकिंग इसलिए है क्योंकि हमारे देश में फ्रॉड काफी ज्यादा होते हैं। फिर जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है, जो लीगल सिस्टम है हमारे देश में, वहाँ पे बहुत टाइम लगता है रिजल्ट्स एंड जजमेंट्स आने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फ्रॉड का केस अगर आज करते हैं तो 1335 दिन लगते हैं उसका रिजल्ट आने में, एंड खाली 35% केसेस में जीत होती है। So 65% of people, even after you can say 3 years or 4 years of fighting a legal case, they lose the case. So the cost of fraud is 10 times. अगर 1 करोड़ का फ्रॉड है
तो अल्टीमेटली पूरा लीगल सिस्टम वगैरह में हम पूरा लगा के कॉस्ट ऑफ फ्रॉड फॉर अ बिजनेस इज 10 टाइम्स, 10 करोड़ का फ्रॉड हो जाता है वो इन द लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। सो उससे मुझे आइडिया आया कि एक बोथ कंज्यूमर फेसिंग एंड बिजनेस फेसिंग एक नए फिनटेक कंपनी की जरूरत है भारत में, एक पेमेंट सिस्टम की जरूरत है जो एक ट्रस्ट मीडिएटर बने बिजनेसेस के बीच में या कस्टमर्स के बीच में। So Castler you can say we are building the operating system for trust. We are like a trust bank for our customers, and we create escrows for various kinds of transactions. So हम खाली escrow banking में specialize करते हैं and ensure करते हैं कि चाहे आप एक secondary real estate खरीद रहे हो, गुड़गांव में एक अपार्टमेंट खरीद रहे हो, या एक business M&A की डील कर रहा हो, या business आपस में transactions कर रहे हो, we ensure that fraud does not happen and the company stay compliant to the laws of the country as well. चलिए विनीत जी, ये तो बात हुई आपकी कंपनी की और बाकी चीज़ों की। ज़रा मुझे ये बताइए कि फिनटेक इंडस्ट्री के चैलेंजेस क्या हैं, कौन सी वो चुनौतियां हैं जिसकी ओर आप ध्यान खींचना चाहेंगे? देखिए, चुनौतियां तो बहुत बड़ी हैं, बहुत सारी भी हैं नेचुरली, ओके, एंड बिकॉज अगर मैं देखूं तो मैक्सिमम ग्रोथ पिछले 4-5 सालों में ही आई है। So with this kind of humongous growth comes a lot of problems as well, okay, and we have to grapple these challenges and problems, whatever you may call it. So सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो फ्रॉड की है, उसको हमें मिटाना है, ओके। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि दैट हमारा देश एक बड़ा यूनिक देश है। अगर आप पूरी दुनिया को देखें तो हमारे देश में ब्लैक मनी की भी प्रॉब्लम है, मनी लॉन्ड्रिंग की भी प्रॉब्लम है, टेररिज्म की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जब तक मनी लॉन्ड्रिंग होती रहेगी, ब्लैक मनी सर्कुलेशन में रहेगा, तब तक टेररिज्म और क्राइम पनपता रहेगा। सो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि दैट स्पेशली जो फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनीज हैं, जो फिनटेक कंपनीज हैं, वो लॉज ऑफ द कंट्री को फॉलो करें, वो रेगुलेटर के साथ कंधा से कंधा मिला के काम करें। एंड व्हाइल बिल्डिंग देयर बिजनेस दे हैव टू बी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट दैट व्हाट दे आर डूइंग शुड बी गुड फॉर द कंट्री, गुड फॉर द सिटीजंस ऑफ इंडिया। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एंड मैं ये हर फोरम में जब भी मैं जाता हूँ, और आज भी मौका ले रहा हूँ, यही इवेंजलाइज करता हूँ कि दैट फाइनेंशियल सर्विसेज, you are dealing with money of people, money of business or businesses in that sense, and you come under the regulatory gambit as well. So this is a business which has to be built very very responsibly. कैसलर का जो फंडा है या हमारा जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो हैं गुड गवर्नेंस एंड रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूशन। हमारे जो इन्वेस्टर्स भी हैं वो इन्वेस्टर्स मैं उनको अपने कैप टेबल पे इसलिए लाया हूं क्योंकि दे रेजोनेट विद आवर नैरेटिव कि दैट हम गुड गवर्नेंस और अच्छी रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ के साथ ही अपनी बिजनेस बनाएंगे। हम बनाना स्किन्स पे नहीं फिसलेंगे जहां से कुछ हैक मार के ग्रोथ ज्यादा आ सके, फंडिंग ज्यादा आ सके, वैल्यूएशन ज्यादा बढ़ सके। व्हाई? बिकॉज if we feel that something is not right, if we feel that the business model is not correct, if we feel that the promoters do not pass the KYC test, we do not work with these kind of business entities in that sense. So I think one wave of fintech innovation and startups in India is over. अब सेकेंड वेव शुरू हो रहा है आई थिंक 2022-23 से, जहां पे रेगुलेटर भी लोगों को समझा रहा है इन अ नाइस मैनर एंड नॉट सो नाइस मैनर कि दैट प्लीज कंप्लाई विद द लॉज ऑफ द लैंड व्हाइल यू बिल्ड योर बिजनेस, कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन कि हमारे देश की प्रॉब्लम्स क्या है एंड हाउ you can, every fintech can make their own small contribution towards solving the problem for the country as well. That is extremely important. So I think problems तो बहुत सारे हैं, धीरे धीरे हमें रेगुलेटर्स के साथ ये सारी प्रॉब्लम्स वन बाय वन को सॉल्व करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम्स की तो शुरुआत है ये अभी। ऑन द रेगुलेटरी फ्रंट एज वेल ट्रांजैक्शंस बढ़ गई, अडॉप्शन आ गया, बट रेगुलेटर को टाइम लगता है समझने में और सही कानून, सही रेगुलेशन पास करने में। तो हमें फिनटेक इनोवेटर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को थोड़ा पेशेंस भी रखनी पड़ेगी कि रेगुलेटर जैसे जैसे समझेगा उस हिसाब से रेगुलेशंस आएंगी, लॉज भी आएंगे, लाइसेंसेस भी आएंगी। सो दिस इज अ पेशेंट बिल्डिंग। तो फिनटेक में ऐसा नहीं होता है कि आज आपने शुरू किया 2-3 साल में आपका बिजनेस बन गया। दिस इज अ 10-20 ईयर काइंड ऑफ अ गेम। So this is, you can say, patient building, patient execution. That is going to be the mantra of fintech going forward in India. चलिए विनीत जी, मैं आखिरी सवाल की ओर बढ़ता हूँ।
नए लोगों को, जो उभरते हुए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो भारत में कारोबार करना चाहते हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे? उनके लिए आपकी ओर से क्या टिप्स होगी? देखिए, इंडिया इज द यू कैन से हाईएस्ट ग्रोइंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ओके, मेरी बेटी अभी सिंगापुर से पढ़ के आई है and मुझे थोड़ा कन्विंस करना पड़ा कि वो भारत वापस क्यों आए, बट अल्टीमेटली आई है एंड इट हैज टर्न्ड आउट टू बी अ ग्रेट डिसीजन, बिकॉज जहाँ पे ग्रोथ है वहीं अच्छे करियर बनते हैं, वहीं अच्छे बिजनेस बनते हैं, वहीं अच्छे पैसे भी बनते हैं, राइट। सो आप अभी किसी वेस्टर्न कंट्री में जाके क्यों काम करेंगे और या वहां पे जाके क्यों बिजनेस बनाएंगे? ग्रोथ तो भारत में है। ओके, सो आई थिंक नेक्स्ट 20-30 ईयर्स इंडिया इज ऑन इन फॉर अ ग्रेट पीरियड। हमें सिर्फ अपना एज आई से एज द सेइंग गोज इन इंग्लिश दैट वी जस्ट हैव टू कीप आवर हेड्स। तो हमें समझदारी से अगले 15-20 साल एग्जीक्यूशन करनी है। अगर if we don't screw it up, if I can put it bluntly, I think the country is poised for great things. So I think this is a great time to be entrepreneur. अभी मार्केट थोड़ी ठंडी भी है, so स्लो डाउन पीरियड बहुत ही बढ़िया पीरियड होता है अपना बिजनेस शुरू करने का, कि कोई जल्दी नहीं है। आपका पड़ोसी, आपने 1 मिलियन रेस किया तो ऐसा नहीं है कि आपका पड़ोसी 10-20 मिलियन रेस कर लेगा। So these are great times to be entrepreneurs, especially for the youngsters, the youth of India. I think अब ब्रेन ड्रेन होने की जरूरत नहीं है भारतवर्ष से। आप कहीं पे भी पढ़िए, बेस्ट एजुकेशन आपको लगता है कि आपकी फील्ड में भारत में नहीं है, बाहर है, तो प्लीज बाहर जाइए, पढ़िए और वापस आइए और इंडिया में बिजनेस बनाइए, पैसे बनाइए, करियर बनाइए एंड भारत के लिए भी कुछ करिए। आई थिंक दैट्स द ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ आवर यूथ टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विनीत जी आपका। हाँ, और इस चर्चा में आपने बहुत बेहतर तरीके से हर पहलू को सामने रखा। आपने चैलेंजेस की भी बात की, आपने संभावनाओं की भी बात की, और आपने बताया क्यों भारत की ग्रोथ स्टोरी में स्टार्टअप्स का अहम योगदान है, फिनटेक इंडस्ट्री का अहम योगदान है, और किस तरह से ये पूरी इंडस्ट्री बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत आपका। इसके साथ ही शिखर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब इस पूरी चर्चा का मकसद यही था कि हम आपको इंस्पायर करें और आपको भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें स्टार्टअप्स का कितना तेज़ी से रोल बढ़ता जा रहा है और किस तरह से वो बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी एक सक्सेस स्टोरी हम हर बार लेकर आते हैं और उसी को हम सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा आगे भी हम आपके सामने बहुत बहुत ख़ास सेगमेंट लाते रहेंगे, इंडस्ट्री के दिग्गजों की इस तरह की चर्चाएं सामने लाते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।